नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। योगी का क्या होगा? हर तरफ यही बातचीत चल रही है। योगी बचेंगे, चले जाएंगे, योगी रहेंगे, नहीं रहेंगे। वो कौन से इक्वेशन हैं, कौन से समीकरण हैं, कौन से गणित हैं जिनके आधार पर योगी के जाने की बातें हो रही हैं, और वो कौन से गणित हैं जिनके आधार पर योगी बच सकते हैं? आज हम इसी का एनालिसिस करेंगे कि योगी आदित्यनाथ के सर पे खतरा कितना बड़ा है। इस एनालिसिस को करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड वैसे मैं कई बार दोहरा चुका हूँ, संक्षेप में बता देता हूँ कि मोदी और शाह जब उनके पास में अथाह शक्ति थी अपने दूसरे कार्यकाल तक, तो उनका लक्ष्य था कि ऐसे सभी चेहरों, लोगों और नामों को बीजेपी के पटल से हटा दो जो किसी भी तरह से इनके आभा मंडल के समान हो सकते हैं। यानी जो मोदी और शाह के बराबर बड़ा होता हो या दिखता हो, ऐसे चेहरे को मिटा दो। शिवराज सिंह इसका निशाना बने, इसका निशाना वसुंधरा बनी। जो थोड़ा स्वाभिमान से बात करता था, सवाल पूछ लेता था, कुछ बोल देता था, उस सब को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया या उनके पद छीन लिए गए। बचे कौन? योगी आदित्यनाथ, जिनके ऊपर ये अटेम्प्ट सबसे पहले किया गया था, लगातार किया जा रहा था, लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं किया जा सका। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे भी जाने की बैकग्राउंड में ज़रूरत है। योगी आदित्यनाथ ना तो किसी की कृपा से मुख्यमंत्री बने थे, ना भारतीय जनता पार्टी ने उन पर कोई एहसान किया था। योगी आदित्यनाथ का अपना एक धरातल है, एक आभा मंडल है, अपनी एक ताकत है। वो आरएसएस के बैकग्राउंड से भी नहीं आते, हालांकि उनके गुरु राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे हैं और इस पूरे आंदोलन के संयोजक थे। नाम था महंत अवैधनाथ। उनकी विरासत को संभालते हुए योगी आदित्यनाथ लगातार राजनीति में सक्रिय रहे, और राजनीति में सक्रिय होने के साथ साथ वो अपना एक समानांतर संगठन भी चलाते थे, हिंदू युवा वाहिनी, जिसको बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की इच्छा पर डिसॉल्व कर दिया। लेकिन वो हिंदू युवा वाहिनी ये बताने के लिए काफ़ी है कि योगी आदित्यनाथ अपने आप में एक बड़ी ताकत रखते हैं। जब जब योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से उखाड़ने की कोशिश की, तब तब उन्होंने मजबूती से इसका जवाब दिया। एक ए.के. शर्मा शायद नाम था, एक अधिकारी थे जिनको उप मुख्यमंत्री बनाकर भेजा जा रहा था। केशव प्रसाद मौर्य जो उनके डिप्टी हैं, उनको कई बार दिल्ली ने बुला के अलग अलग संदेश देने की कोशिश की। उनको उनके साथ में तस्वीरें जारी होती थी, लीडरशिप के साथ में बहुत सारे काम हुए, उन्होंने भी कई बयान दिए। तो ये एक सिलसिला चल रहा था। अब इस सिलसिले के बीच में जो नया डेवलपमेंट आया वो ये आया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी शिकस्त मिली। मैं चुनाव के पहले से आपको ये बात बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में शायद बहुत अच्छा ना करे, और वो इसलिए नहीं करेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के अस्तित्व का सवाल है। अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर मोदी जी अपनी पुरानी ताकत के साथ में, पुरानी उसी शक्ति के साथ में आएंगे, तो योगी आदित्यनाथ का शिवराज सिंह होते में समय नहीं लगेगा। मोदी जी को और योगी जी को जिस तरह से शक्तियां मिली हुई थी, और उन शक्तियों का इस्तेमाल ऐसा होता है कि जितनी ज़्यादा आपके अंदर शक्ति होती है, जितनी ज़्यादा आपके अंदर, उतने ही आप विनयी होते जाते हैं, आप हम्बल होते जाते हैं। लेकिन इन दोनों के साथ में ये था कि इनका अहंकार और उनकी अकड़ बढ़ती जा रही थी। हाल के चुनाव के बीच में जब आप वोट मांगने जाते हैं, तब भी आप विनम्र होकर जाते हैं, तब भी मैं 7 पीढ़ी का ये निकाल दूंगा, वो निकाल दूंगा के डायलॉग बोलते हुए हमको नजर आए मोदी जी। तो वो सारी की सारी चीज़ें थी। उसके बीच में ये था कि अगर इस बार भी पूर्ण बहुमत से बीजेपी आती है तो योगी जी की छुट्टी तय है, और ये बात तो योगी जी भी जानते थे। तो कई लोगों ने ये कहा कि इस मामले में योगी जी के साथ एक और चीज़ भी हुई कि दुनिया, देश भर में जो क्षत्रिय जाति के लोग हैं, उन्होंने इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए नाराज़गी जताई। आंदोलन हुए बड़े बड़े गुजरात में और दूसरी जगहों पर, राजस्थान में भी, कि भैया ये तो राजपूतों के साथ गलत कर रहे हैं और योगी जी को हटाने वाले हैं। रही सही कसर अरविंद केजरीवाल ने पूरी कर दी, जिन्होंने ये कहा कि सरकार बनते ही 2 महीने के अंदर ये हटा देंगे, अगर इनकी सरकार बनी तो योगी जी को। उससे भी काफ़ी असर हुआ।
उत्तर प्रदेश में मोदी जी से ज़्यादा लोग योगी को पसंद करते हैं। हाल के चुनाव में जिस तरह से योगी जी की हालत हुई है, उत्तर प्रदेश में बनारस में कोई एक आंकड़ा है 16वें 17वें नंबर पे वो आते हैं जीत के अंतर में मोदी जी, यानी 17-18 लोग उनसे ज़्यादा अंतर से जीतने वाले भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही बैठे हुए हैं। शिवराज सिंह खुद 8 लाख से जीते हैं। तो इस चीज़ के बीच में ये था कि भाई योगी जी अगर उत्तर प्रदेश में एक ऐसी जगह जहां योगी जी इन दोनों के विजय अभियान को कमज़ोर कर सकते हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि योगी जी कभी नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हार जाए, लेकिन वो ये भी नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूती से जीते कि उनकी अपनी गद्दी खतरे में आ जाए। और इस समय जो नतीजे आए हैं वो फिर वैसे के वैसे ही आए हैं। जब ये नतीजे आते हैं तो जो योगी एंड शाह, मोदी एंड शाह हैं, जाहिर बात है कि उनके लिए ये नतीजे आना कोई सामान्य बात तो है नहीं। जिस समय वो सबसे ज़्यादा चीज़ों में सक्रिय हैं, उस बीच में उनके दिमाग में कसक गूंज रही है कि बनारस से मोदी को इतने संघर्ष के बाद जीतना पड़ा। 2-2.5 घंटे तक वो लगातार पिछड़ते रहे अजय राय के सामने। वो सारी चीज़ें उनको अखर रही हैं, लेकिन क्या करें, अब सीन दूसरा है। तो अब क्या होगा, ये सोचने की बात है। तो क्या मोदी और शाह योगी जी को हटा सकते हैं? अंतर आ गया है। इस चुनाव में वो जिस तरह से जीत के आए हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी वो उतनी बड़ी शक्ति नहीं रह गए हैं कि जिसको चाहें 1 मिनट में उठा के फेंक दें, जिसको चाहें हटा दें, जिसको एक बार इशारा करें और वो इस्तीफा भेज दे। अब वो वाली स्थिति ना मोदी की रही है ना शाह की रही है। योगी को हटाना तो ज़रूरी है, क्योंकि योगी ने बहुत बड़ा सपना मोदी जी का तोड़ दिया है। तो क्या किया जाए? खबर यह है कि नागपुर के अंदर 2 अलग अलग फैक्शन हैं, ग्रुप हैं। एक ग्रुप है नितिन गडकरी का, दूसरा ग्रुप है फडणवीस का। फडणवीस ग्रुप नितिन गडकरी के फडणवीस प्रचार तक में नहीं गए हैं, जबकि वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। एक आध मीटिंग कभी की वो नहीं किए। उसी तरह से गडकरी और ये एक पुरानी परंपरा है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि संजय जोशी के मामले में मोदी जी उनके एकदम खिलाफ थे, लेकिन गडकरी साहब उनके पक्ष में थे। और एक दिन ऐसी नौबत आई कि मोदी जी ने इस्तीफे की धमकी दे दी, तब संजय जोशी को हटाना पड़ा गडकरी को। बहरहाल, तो मोदी ग्रुप की तरफ से एक सबसे बड़ा एक संकेत दिया गया। फडणवीस ने एक ऑफ़र कर दिया कि भाई हमारे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी तरह से हारना पड़ा है, इसलिए मैं उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ महाराष्ट्र के। निश्चित तौर पे ये एक संकेत था योगी आदित्यनाथ के लिए। नतीजों को आके चौथा दिन होने जा रहा था और योगी आदित्यनाथ का एक भी बयान नहीं आ रहा था। इससे भी अटकलों का बयान बाजार और बड़ा हुआ। आखिरकार दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक का समय आता है। जब मैं आपको ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस समय तक संसदीय बोर्ड की बैठक में क्या हुआ ये बाहर आ नहीं पाया है, और संसदीय बोर्ड की बैठक भी शुरू ही हुई है। इस बैठक के अंदर भाग लेने के लिए योगी को आना था, लेकिन महाराष्ट्र से जो हमला हुआ था सो यहाँ हुआ था उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य भी कुछ इस तरह के संकेत अपने साथ के लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने सहयोगियों को और पार्टी के अंदर देते देखे गए कि अब योगी जी की चला चली की वेला है और उनको हटा दिया जाएगा। ये खबर सुनने के बाद ही योगी जी ने जोश दिखाया और एक साथ अधिकारियों की बैठक ली। उस बैठक में बड़े सख्त निर्देश दिए। निर्देश ये थे कि बिजली नहीं कटनी चाहिए बिला वजह। निर्देश ये थे कि जितने भी सरकारी खाली पद पड़े हैं उनको भरा जाए। निर्देश ये थे कि जितना भी बजट अभी बचा हुआ है उस सबको जल्दी ख़त्म किया जाए और काम पूरा किया जाए। इस तरह के निर्देश देने के पीछे कोई बड़ा वजह नहीं थी, सिर्फ ये वजह थी, ये संकेत देना कि अभी मैं ज़िंदा हूँ, अभी मैं मुख्यमंत्री हूँ और जो मैं कह रहा हूँ वो ही प्रदेश में होगा। इसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। अटकलें बहुत सारी हैं, लेकिन उन अटकलों के बीच में संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद में कुछ चीज़ें आपको पता चलेंगी कि मोदी जी कितने शक्तिशाली बचे हैं, कितने नहीं बचे हैं। लेकिन एक चीज़ मान के चलिए, आज की तारीख में अगर योगी को हटाने का फैसला मोदी जी लेना चाहें तो ना तो उनके पास उतनी ताकत है, ना पार्टी के ऊपर उनका उतना बड़ा होल्ड है, ना कोई उनसे उस तरह से डरता है कि अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगा तो ये जो है मुझे ईडी कर देंगे, सीबीआई कर देंगे वगैरह वगैरह। सबको पता है चीज़ें बदल चुकी हैं।
जो लोग हमारे पत्रकार लोग, दूसरे लोग कहते थे भैया कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, चैनलों में बैठे हुए लोग भी डरते थे। उनको लगता था कि नहीं भैया ये तो ईडी भेज देते हैं, ये तो मुकदमा कर देते हैं, न्यूज़ क्लिक पे छापा मार दिया वगैरह वगैरह। वो लोग भी अब बोलने लग गए हैं, उनकी जुबान खुल गई है। तो ऐसे में जो एक पार्टी के अंदर एक तबका है, वो लोग अब ये निश्चिंत हो गए हैं। जैसे शिवराज सिंह हैं, शिवराज सिंह की अभी तक उनके साथ कुछ भी हो गया, हिम्मत नहीं थी मुंह से एक शब्द बोलने की। उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया, फिर भी उन्होंने चुनाव किया। मैं अच्छे से प्रचार किया, चुनाव जिता लिया मध्य प्रदेश में। फिर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, फिर उनको कहा तुम संसद का चुनाव जीतो, संसद का चुनाव जीता। वो व्यक्ति है जिसने मोदी जी को जब प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही थी बीजेपी, तो कहा था हम भी तो उतने ही पुराने हैं। अब शिवराज सिंह को वो डर नहीं है, तो हो सकता है वो अपनी बात कहें, हो सकता है कि वो ये उम्मीद करें जो संघ के लोग, दूसरे लोग और पार्टी में जो लोग हैं, वो लोग अब खुद भी कुछ बोल पाएंगे और मोदी योगी के खिलाफ, मोदी योगी निकल रहा है माफ़ कीजिएगा, मोदी शाह के खिलाफ कुछ सुन पाएंगे। इसी तरह से अलग अलग जगहों पे, और खबर ये भी है कि संसदीय बोर्ड की बैठक में ये भी बात हो रही है कि अगर मोदी जी के नाम पर समर्थन नहीं मिल रहा तो हम किसी नेता को आगे कर सकते हैं। नितिन गडकरी गायब है पूरी तस्वीर से, एक शब्द तक उन्होंने बयान नहीं दिया है। वहां अंदर कुछ और कहानी चल रही है। खबर यह भी है कि इंद्रेश कुमार ने भी पिछले दिनों जेपी नड्डा को बुरी तरह डांटा है, कहा है कि अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि आपने बगैर पार्टी के किसी आधिकारिक फैसले के ये ऐलान कर दिया कि आरएसएस की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इन पूरे घटनाक्रमों से ये पता चलता है कि अगर 2 महीने पहले योगी को हटाना होता तो मोदी जी ज़्यादा पावरफुल हालत में थे और हटा सकते थे। आज 2 महीने बाद अब स्थिति और कमज़ोर है, तो तब नहीं हटा पाए, अब क्या हटाएंगे। लेकिन इसके साथ कुछ और तर्क भी हैं। एक तर्क ये भी है कि क्या योगी की लीडरशिप में अब आगे उत्तर प्रदेश को छोड़ा जा सकता है? क्या इन्हीं के मुख्यमंत्री रहते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे चुनाव जीत सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं क्षीण तो नहीं होंगी अगर योगी बने रहे? एक सवाल यह है। ये जो जाता है योगी के खिलाफ, योगी के खिलाफ एक चीज़ और भी जाती है, और वो चीज़ ये है कि योगी बहुत नेटवर्किंग वाले आदमी नहीं है। एक अकड़ू, स्वच्छंद, अपने मन की करने वाला, कड़े इरादों वाला नेता, उसके जो मन में आए करता है, लेकिन वो नेटवर्किंग नहीं करता। वो शाम को फ़ोन उठा के पार्टी के अलग अलग नेताओं, आरएसएस के 4 नेताओं के साथ सेटिंग नहीं करता। उसका आरएसएस का बैकग्राउंड भी नहीं है, इसलिए उसको उस तरह से कोई वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है। तो जहाँ पर मामला सामूहिक फैसलों का आएगा, तो वहाँ पे जो लॉबिंग करने का मामला होता है, लोग ज़्यादा लोगों को अपने साथ लेने का मामला होता है, उस फ्रंट पे योगी दूसरों के मुकाबले कमज़ोर माने जाते हैं। कमज़ोर तो मोदी शाह भी हैं, क्योंकि मोदी शाह की जो प्रशासन की शैली, काम करने की शैली रही है, 20-22 साल से स्वच्छंद राज किया है, पूरी ताकत के साथ, पूरी पावर के साथ, जो चाहा किया, जिसने चूं चपड़ की उसको हटा दिया, और एकदम इवन आरएसएस भी इनके सामने झुकी झुकी रहती थी। तो उन लोगों ने, जिन्होंने इस तरह से काम किया है, उन लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके जो काम करने के मेथड हैं वो ये हैं कि अगर योगी नहीं मान रहे हैं तो ठीक है, ब्यूरोक्रेसी को बोलो, इनको परेशान करें। कोई दूसरा नहीं मान रहा है, ईडी छोड़ दो। पार्टी वाला नहीं मान रहा है, उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करा दो। अव्वल तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी, किसके खिलाफ करप्शन का केस, सहयोगी नहीं मान रहा, उसकी पार्टी तोड़ दो। तो जिस तरह से अपनी परम शक्ति का इस्तेमाल करके वो काम करते रहें, तो वो उस फील्ड के तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन जब आपके पास शक्ति ना हो, तब इस तरह से लोगों को उखाड़ फेंकना एक चैलेंज का काम होता है। इसलिए उनके पास में अब योगी को हटाना इतना आसान काम नहीं बचा है। तो अंतिम रूप से क्या? अंतिम रूप से ये कि योगी को हटा दिया जाए, इसकी इच्छा तो बहुतेरों की है, लेकिन योगी को हटाना आसान नहीं होगा। निश्चित तौर पे हो सकता है कि बहुत सारी परिस्थितियां बने तो ज़्यादा से ज़्यादा योगी को एक वार्निंग दे दी जाए कि आप पार्टी को अब थोड़ा बेहतर कर लो उत्तर प्रदेश में, क्योंकि नतीजे बहुत ख़राब आए हैं, आपके पास में आखिरी मौका है। इसमें आरएसएस के कुछ लोग हैं, कुछ प्रचारक हैं, कुछ
उनके जो सेक्रेटरी होते हैं उनको क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, वो सब लोग लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहे हैं। योगी जी ने उनको भी बहुत ज़्यादा फुटेज नहीं दिया है, वो उनको मीटिंग और वीटिंग के लिए समय ऐसे आसानी से नहीं मिलता था, वो बहुत सारी बातें हैं, बैकग्राउंड है। तो जो इकोसिस्टम है बीजेपी और आरएसएस का, जो एनवायरनमेंट है, वो तो योगी के खिलाफ है। इन दोनों की इच्छा सर्वोपरि न होने के बावजूद है, लेकिन योगी की अपनी जो काबिलियत है, जो शक्ति है, समर्थन है, जो बेस है, तो योगी को उसकी मर्जी के खिलाफ हिलाने का मतलब ये है कि अभी जो हाल है इससे भी बुरा हाल हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अब मोदी शाह कमज़ोर हो गए हैं। अब मायावती उनसे डरने वाली नहीं है, जिसने 11-12 करीब, कोई 12 बता रहा है, कोई 16 बता रहा है, सीटों पर बीजेपी की लाज बचा ली वोट काट काट के, वरना इतनी सीटें उत्तर प्रदेश में और हार रहे थे लोग। तो अब बहुत सारा सीन बदल चुका है और ऐसे में अभी तक तो ऐसा लगता है योगी जी सेफ हैं। योगी जी को अनसेफ करने वाले जो लोग होते थे, जो नेता होते थे, केपी मौर्य वगैरह जो भी थे, उनकी मस्जिद तक ही दौड़ थी, यानी मोदी शाह तक ही थी। लेकिन अब मोदी शाह खुद उतने शक्तिशाली नहीं हैं, ब्यूरोक्रेसी भी आंख बंद करके उतना उनका सुनने वाली नहीं है। इसलिए योगी के जाने की अभी कोई संभावना या आशंका कहें मुझे दिखाई नहीं देती है। कोई नया डेवलपमेंट आए तो बात अलग है। नमस्कार, जय हिंद।